myself Abhijit Kumar, and today I will teach work, power and energy. वर्क पावर एनर्जी पूरे फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे फिजिक्स का ये मास्टर चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के सारे चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। जैसे ये वर्क है, वर्क हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा वर्क का, और एनर्जी का भी हर एक चैप्टर में यूज होगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे हम सब, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क क्या है? तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम सब वर्क किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई पढ़ाई करता है 3 घंटा, तो क्या बोलता है कि हम पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कोई मार्केट जाकर के सामान कुछ लाता है तो क्या बोलता है कि हम वर्क कर रहे हैं। और स्टेशन पर कुली वगैरह होते हैं, वो भी अपना वर्क करते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो वर्क होता है और जो डेली लाइफ का वर्क होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो हम समझेंगे। इस वर्क को अच्छे से समझिएगा। यहां पर हम क्या लिखे हैं? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को अभी समझेंगे हम सब। और एक चीज याद रखो कि फिजिक्स के वर्क में मोशन ऑफ बॉडी ये जरूरी है। अगर बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है तो वर्क फिजिक्स में नहीं होगा। जैसे कोई कुल्ली स्टेशन पर अपना सामान लेकर खड़ा है और मोशन नहीं कर रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है। मोशन होना जरूरी है। इसको अभी हम समझेंगे। इसको ये एक ब्लॉक है, इसका मास 3 मान लिए और इस पर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स थीटा एंगल पर लग रहा है। और इस ब्लॉक का मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये एस। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? उधर की तरफ। अब वर्क क्या होगा देखो, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं एक cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा, ये क्या आएगा? F sin थीटा। तो इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या है? F cos थीटा है। तो वर्क के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? वर्क F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये आ गया हमारा वर्क। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है कि इस वर्क में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी है और वो मूव कर रहा है और फोर्स भी चेंज हो रहा है, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स चेंज होगा। तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, अभी हम बताएंगे। और मेन चीज ये समझना था कि F cos थीटा के चलते वर्क होता है, F sin थीटा के चलते वर्क नहीं होता है। F cos थीटा के चलते क्यों वर्क होता है? क्योंकि बॉडी इधर जा रहा है। उधर जाने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये फोर्स। मोशन के लिए ये फोर्स जिम्मेवार है। जो फोर्स मोशन के लिए जिम्मेवार होता है
उसी फोर्स को हम सब लिखेंगे वर्क में। और ये एफ साइन थीटा, इस एफ साइन थीटा के चलते कोई मोशन हो रहा है इधर एफ साइन थीटा के डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है एफ साइन थीटा के चलते। इसका मतलब कि इसके चलते कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए एफ क्रॉस थीटा वर्क के फॉर्मूले में आता है। अब हम सब पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क कैसे निकालते हैं। अब हम सब पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से इसको ध्यान से समझना कि वेरिएबल फोर्स से कैसे वर्क निकालते हैं। ये वेरिएबल फोर्स का हम वर्क निकाल रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स समझ में आ गया? पहले वाला कांस्टेंट फोर्स है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि फोर्स जो होना चाहिए मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फोर्स का चेंज होगा तो उसके बारे में हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम देखेंगे सबसे पहले। ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है इधर F एक्सटर्नल, और इसको हम ब्लॉक को यहां तक लाते हैं। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हम ले लिए x। अब देखो इस पर वर्क कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इस पर हम सब वर्क निकालेंगे बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये नेचुरल लेंथ यहां तक क्या है, ये है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पर हम पहले क्या बताए थे कि यहां पर पोजीशन क्या मान लेना है, 0। यहां पर ओरिजिन मान लेना है, ओरिजिन से उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो नेचुरल लेंथ पर हम पोजीशन 0 मान लिए, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के चलते वर्क डन, यहां पर हम लिख भी देते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, -kx। -kx का क्या मतलब है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट में फोर्स होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ तो फोर्स इधर लगेगा। F इक्वल टू -kx है। ये x क्या है, इस ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है, यह स्प्रिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स देखो ये वेरिएबल फोर्स है, ये x चेंज होगा तो ये फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। इस ब्लॉक को इधर ले जाएंगे तो x क्या होगा, चेंज होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, dw, और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे F वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
ये ds वेक्टर क्या है? बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और ये वेक्टर क्या है? बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब होगा उस टाइम फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो अगर इस x को थोड़ा सा चेंज भी करेंगे तो फोर्स चेंज नहीं होगा। ये x को बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करो तो ये फोर्स चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट फोर्स ही हो जाएगा ये। इसीलिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट फोर्स वाला। और ये dw आ गया स्मॉल वर्क डन। हम इसके हेल्प से निकालेंगे टोटल वर्क डन। अब यहाँ पर देखना, अगर इस ब्लॉक को इधर ले जाते हैं तो फोर्स किधर लगता है? पीछे की तरफ। कितना लगता है? kx। फोर्स का मैग्नीट्यूड k into x। तो फोर्स हो गया kx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस साइन माइनस kx dx। फिर इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 to w। और x कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 से लेकर के x तक। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आएगा? 1/2 kx स्क्वायर। और ये माइनस का साइन। इसमें लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे? 0 से लेकर के x तक। इस लिमिट को डालने के बाद वर्क कितना आ जाएगा? 1/2 kx स्क्वायर। ये वर्क डन जो आया किसके चलते आया? स्प्रिंग फोर्स के चलते। इस एक्सटर्नल फोर्स के चलते नहीं आया है, स्प्रिंग फोर्स के चलते। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लिए थे ना हम सब kx। ये वर्क डन आ गया। यहां पर नीचे में लिख लो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। और एक चीज इसमें याद रखना, ये वर्क डन कब का है? जब ये ब्लॉक इनिशियल पोजीशन नेचुरल लेंथ से जब इसको डिस्प्लेस किया गया तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अपने शुरू में नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, वहां से डिस्प्लेस किया गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू -1/2 kx स्क्वायर। और ये जरूरी नहीं है याद करना, तुम सब कॉन्सेप्ट याद करो, बहुत इजीली बन जाएगा। ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसमें एक चीज समझना जो जरूरी था, वो यहां तक जरूरी था कि स्मॉल वर्क डन जब निकालते हैं तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट ही होता है। क्योंकि बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स को क्या मान सकते हैं? हम सब कांस्टेंट मान सकते हैं। और पहले वाला फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन के लिए यूज करेंगे। स्मॉल वर्क डन के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा और उसी के हेल्प से हमारा वर्क निकल जाएगा। किसी भी वेरिएबल फोर्स के लिए हम सब ये यूज करेंगे स्मॉल वर्क डन। वेरिएबल फोर्स का एक और एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसमें देखना फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे मान लो ये ग्राउंड पर कोई रोड गया है इस तरह से, ये रोड कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड पर ऐसे गिरा हुआ है। अब देखना यहाँ पर एक ब्लॉक रखते हैं हम, और इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल। इसका मास कितना है? m। इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाएंगे हम सब, और ये टोटल लेंथ l है।
पास का टोटल लेंथ कितना है L, ब्लॉक का मास M, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी लगेगा, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन देखो अपोजिट लगेगा। ब्लॉक कहीं भी बना लो, मान लो ब्लॉक यहाँ पर आ गया, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। जब ब्लॉक यहाँ चला गया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा फ्रिक्शन का तो भी हम F वेक्टर डॉट S वेक्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो तुम्हारा यही होगा म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इनटू mg। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना क्यों होगा, क्योंकि जो ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लोड है। हम यहाँ पर इसका एफबीडी बना देते हैं। नीचे में क्या लगेगा mg, ऊपर में क्या लगेगा नॉर्मल। ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल। अब देखना फ्रिक्शन के चलते वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देते हैं ds वेक्टर। यहाँ ये है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट क्या बोल देते हैं ds वेक्टर। तो वर्क डन देखना, स्मॉल वर्क डन कैसे आएगा, फ्रिक्शन वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखना ध्यान से, फ्रिक्शन यहां पर किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आगे की तरफ। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और फ्रिक्शन इधर की तरफ है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो अपोजिट है तो दोनों की एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 180 डिग्री। इस कंसेप्ट को याद रखो, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। कब, जब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फ्रिक्शन भी इधर लगा। यहाँ से देखो वर्क डन कितना आएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है म्यू mg। तो म्यू mg लिख दिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ds लिख दिए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होगा -1, ये माइनस लिख दिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखना इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जो ये ds है, ds क्या है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये स्मॉल लेंथ है। वेक्टर का साइन हट गया ना इसमें से, ये स्मॉल लेंथ है। पहले वाले में वेक्टर था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, लेकिन अभी क्या है स्मॉल लेंथ है। स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा टोटल लेंथ हो जाएगा। तो स्मॉल लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से L। यहाँ पर बाहर निकाल देंगे हम सबको, और स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन बाकी रह गया 0 से L। फाइनल वर्क डन क्या आएगा हमारा -μ mg, और इस ds का इंटीग्रेशन L हो जाएगा। ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया। ये समझ में आया सबको। वेरिएबल फोर्स के लिए हम बता दिए, फ्रिक्शन के चलते वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स के चलते वेरिएबल फोर्स।
उन दोनों के चलते वर्क डन कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वर्क डन। और कांस्टेंट फोर्स के चलते कैसे निकालेंगे, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, कांस्टेंट फोर्स के चलते उस तरह से निकलेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम सब कांस्टेंट फोर्स के चलते, ग्रेविटी भी कांस्टेंट फोर्स है, उसके चलते वर्क डन कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये कांस्टेंट फोर्स होता है ग्रेविटी। जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हम यहां से यहां लेकर चले गए h हाइट पर। इसमें एक चीज समझेंगे हम सब, इसको यहां से यहां किसी भी रास्ते से ले जाओ, हम देखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम ही आ रहा है। जब इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा हम बता दे रहे हैं, -mgh। अगर इसको यहां से यहां ले आते तो वर्क डन क्या होता, प्लस mgh। ऊपर ले जाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव, नीचे ले जाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव। ऊपर ले जाने पर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव, नीचे ले आने पर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव। mgh ये हाइट लिखने का मतलब। अब देखना इसका प्रूफ हम बताते हैं क्या होगा। ये कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स के चलते क्या लिखते हैं, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहां पर देखना F वेक्टर क्या होगा, mg, mg है ना F वेक्टर नीचे की तरफ लग रहा है एक कांस्टेंट फोर्स, इस पर भी क्या लगेगा, mg लगेगा हमेशा नीचे की तरफ। और ये S वेक्टर क्या है, S वेक्टर तो इधर की तरफ है, तो ये हो गया हमारा S वेक्टर। देखना यहां से यहां तक ये हो गया S वेक्टर, यहां से यहां और स्ट्रेट लाइन है S वेक्टर mg हो गया नीचे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, S वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mg और ये टोटल S वेक्टर S और cos थीटा। अब ये S cos थीटा जो है हम सब देखेंगे कि -h के बराबर आ जाएगा। S cos थीटा कितना हो जाएगा, -h, तो वर्क डन कितना हो गया, -mgh, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। तो ये सब हमेशा डेरिवेशन नहीं करना है, ये याद कर लो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, -mgh। जब इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे तो +mgh हो जाएगा वर्क डन। बाकी कॉन्सेप्ट हम सब कल पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, इसके बारे में ग्राफ और न्यूमेरिकल्स वगैरह कल पढ़ेंगे हम सब।